कहावत है, चुल्लू चुल्लू साधेगा, तेरे द्वारे अपना हाथी बांधेगा। नेपाल के साथ चीन वही कर रहा है। अब चीन ने तो हद पार कर दी। नेपाल के पीएम ओली ने अचानक सीने दर्द का नाटक क्यों किया? चीन में बाहरी कंपनियों ने किया बड़ा बवाल और प्रधानमंत्री मोदी ने तो फूट डाल दी चीन के अंदर। अब विद्रोह हो रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल के लिए चीन की क्या योजना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नेपाल की स्कूलों में, कुछ स्कूलों में मंडारिन भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। मंडारिन भाषा चीन की भाषा है। अब बताइए कि अगर नेपाली लोगों को मंडारिन सीखने की क्या जरूरत है? यहाँ तक कि वहाँ के शिक्षकों को पेशकश करी है चीन ने कि उनका सैलरी भी चीन देगा। धीरे धीरे पूरे नेपाल पर कब्जे का पूरा बड़ा प्लान है। और अभी इस सब के बीच में अचानक से पीएम ओली को सीने में दर्द क्यों हुआ? आपको बताते हैं उनके सीने के दर्द का कारण। यह कारण मेडिकल नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने बार बार देखा है, नेपाल में चीन के राजदूत होऊ यानकी का देश की राजनीति में बहुत बड़ा दखल हो गया है। उन्हें कई मौकों पर नेपाल के बड़े बड़े राजनेताओं के साथ देखा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि चीनी राजदूत ने मई में नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक की और ओली को प्रधानमंत्री पद में बनाए रखा और जिसकी वजह से ओली को कुछ मदद मिली। वैसे चीन का प्रभाव सिर्फ नेपाल की राजनीति तक ही नहीं है। चीन और नेपाल के बीच 1.5 बिलियन का व्यापार चलता है और चीन नेपाल में पर्यटकों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। आर्थिक सहायता के नाम पर नेपाल में अपना दखल बढ़ाना चाहता है और ओली सरकार के रहते हुए इसमें कामयाब भी हो रहा है। चीन अपनी योजनाओं के आड़ में नेपाल के कई हिस्सों को कब्जा कर चुका है, लेकिन ओली सरकार चुप है। साथ ही वह बीजिंग के इशारे पर भारत से सीमा विवाद को तूल दे रही है। यही वजह है कि नेपाल में ओली के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पार्टी के ज्यादातर सदस्य अब उन्हें पीएम की कुर्सी पर देखना नहीं चाहते, इसलिए वह किसी न किसी तरह से कुछ समय चाहते हैं ताकि संकट से बचने का उपाय खोजा जा सके। हम लोगों ने फिल्मों में कई बार इन चीजों को देखा है कि विलन जब बचना चाहता है तो सीने के दर्द का बहाना उठाता है, जैसे कि उसको दिल का दौरा पड़ रहा हो। यही चीज नेपाल में हुआ। नेपाल में चीन की कठपुतली बनने के चक्कर में अपनी कुर्सी दांव पर लगाने वाले केपी शर्मा ओली को मंगलवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इसे एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ओली मौजूदा संकट से बचने के लिए कुछ समय चाहते थे। वह जानते हैं कि बीमारी के नाम पर उन्हें यह आसानी से मिल सकता है। मंगलवार के इस नाटक के बाद बुधवार को एक होने वाला था अविश्वास मत, जिससे वो बचने में कामयाब भी हो गए। बुधवार सुबह जब नेपाल संसद का सत्र चल रहा था, तब ओली इसे टालने की कवायद में जुट गए। उन्होंने नेपाल की राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनसे सत्र को भंग किए बिना कुछ समय देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री की यह इच्छा पूरी हुई और कॉमरेड ओली अपनी पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव से बचने में कामयाब हो गए। ओली को अपनी ही पार्टी के भीतर विद्रोह का घनघोर सामना करना पड़ रहा है। पुष्प कमल दहल यानी कि प्रचंड के साथ उनके मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि प्रचंड अब उन्हें पीएम की कुर्सी पर देखना ही नहीं चाहते। प्रचंड 2 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कैसे नेपाल की सत्ता से बाहर होते हैं ओली। चीन को सालों से कहा जाता था मैन्युफैक्चरिंग का हब, लेकिन अब स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। कोरोना की वजह से और भारत के साथ सीमा विवाद की वजह से दुनिया भर में न केवल उसकी छवि खराब हुई है, बल्कि उसको आर्थिक रूप से भी झटका मिला है। कुछ समय से बदले हालातों के बीच विदेशी कंपनियां अब चीन छोड़ना चाहती हैं। कॉर्पोरेट लीडर्स का बीजिंग में विश्वास कम हो गया है। यह बात एक सर्वेक्षण में सामने आई है। 260 ग्लोबल सप्लाई चेन लीडर्स के एक सर्वेक्षण के मुताबिक 3 में से 1 कंपनी चीन छोड़ने के लिए तैयार है। वे सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग को चीन से बाहर ले जाना चाहते हैं, यदि तुरंत नहीं तो अगले 2-3 सालों में। कोरोना को लेकर अमेरिका का चीन के साथ बढ़ता हुआ टसन, बीजिंग के गैर जिम्मेदाराना रुख के कारण विदेशी कंपनियां अब यहां से बाहर निकलने में ही अपनी समझदारी समझ रही है।
उनको यह एहसास हो गया है कि चीन पर बहुत अधिक अगर निर्भर रहते हैं तो ये बहुत ज्यादा नुकसान देगा और आने वाले समय में यहाँ कारखाने चलाना आसान नहीं रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब 370 बिलियन डॉलर के चीनी सामान पर टैक्स लगाने की घोषणा कर दी थी तो कुछ कंपनियों के लिए यह लागत 100 मिलियन डॉलर तक बढ़ गई थी। कंपनियां जानती हैं कि जिस तरह से चीन कर रहा है उससे आने वाले समय में स्थिति और खराब रहेगी, इसलिए वे यहां से अपना कारोबार समेट कर जाना चाहती हैं। अमेरिकी चीन ट्रेड वॉर के कारण 50 से अधिक कंपनियां पहले ही चीन छोड़ चुकी हैं और कोरोना ने तो हालत को और भी बदतर कर दिया है। ट्रंप इसके लिए सीधे तौर पर चीन को दोषी मानते हैं। अब उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि उइगर मुसलमानों पर अगर चीन इसी तरह से करता रहा अत्याचार तो अमेरिकी कंपनियां चीन के सिनजियांग प्रांत में काम नहीं करेंगी। उद्योगपति अमेरिका और चीन के इस लड़ाई के बीच में फंसना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे चीन छोड़ने की योजना बना रहे हैं। हालांकि उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी नाइक अपने कारखानों को दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में ट्रांसफर कर चुकी है। वियतनाम में श्रम लागत 60% सस्ती है और वह तेजी से एक वैश्विक निर्माता के रूप में उभर रहा है। यहाँ तक कि आईफोन निर्माता ताइवान के फॉक्सकॉन का चीन के बाहर वियतनाम में सबसे बड़ा हब है। चीन के साथ लद्दाख में तनाव के बीच शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री जवानों का हौसला बढ़ाने लद्दाख के लेह पहुंच गए। वहां उन्होंने न सिर्फ जवानों के साथ बातचीत करी, उनके साहस को सलाम किया, बल्कि एक शेर की तरह दहाड़ मारते हुए चीन को भी कड़ी चेतावनी दी। पीएम मोदी ने यह यात्रा ऐसे समय में की है जब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन की सेना पीएलए में अपनी ही सरकार के खिलाफ रोष बढ़ रहा है। दरअसल चीनी सरकार ने भारतीय सैनिकों के हाथों मरे सैनिकों के ना तो नाम बताए और न ही उनको कोई सम्मान दिया, जिसके बाद चीनी सैनिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने भारतीय सैनिकों के साथ खड़े होकर चीनी सेना के साथ साथ चीनी सरकार को एक कड़ा संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ पहुंचे थे और इस दौरे से चीन को साफ संदेश गया है कि चीन के खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाई के लिए भारतीय सेना और भारतीय राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरीके से तैयार है। लेह में पीएम मोदी की मौजूदगी से वैसे ही चीनी सेना की हवा टाइट हो गई है और रही सही कसर पीएम मोदी ने अपने भाषण से पूरी कर दी। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए जो कहा है वह आने वाले कई दिनों तक चीनी नेताओं की नींद हराम करने वाला है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आज जिस कठिन परिस्थिति में आप देश की हिफाजत करते हैं उसका मुकाबला पूरे दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसे आप रोज कदमों से नापते हैं। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जैसी अटल है। इसके बाद पीएम मोदी ने चीन को आड़े हाथों लिया और बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने चीन पर हमला बोलते हुए कहा, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं। हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को अपना आदर्श मानकर चलते हैं। इसी प्रेरणा से भारत हर आक्रमण के बाद और सशक्त होकर उभरा है। आपको बता दें, मई महीने की शुरुआत से ही चीन अपने विस्तारवादी नीति के कारण भारत के लद्दाख में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। जून महीने में तो चीनी सैनिकों ने भारत सैनिकों पर शारीरिक रूप से हमला भी बोल दिया था। साथ ही साथ चीन की आक्रामक नीति के खिलाफ बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है। अब इस पर चीन बौखलाया और चीन की तरफ से रिएक्शन आया है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे मामला और भड़के। बात दरअसल यह है कि बॉर्डर पर पीएम मोदी के जाने के बाद चीनी सेना के बीच में बड़ा ही रोष फैल गया है अपनी सरकार के खिलाफ और अब वे अपनी ही सरकार का विद्रोह कर रहे हैं। ऐसे में मान लीजिए कि चीन में चीनी राष्ट्रपति के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। ऐसी स्थिति में जिसमें सेना का मनोबल पहले से गिरा हुआ हो, उस सेना के साथ किसी भी लड़ाई को लड़ना संभव नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से तो एक तीर से दो निशाने लगे। पहली तो अपनी सेना का मनोबल बढ़ा
और दुनिया को संदेश मिला कि भारत में राजनीतिक और सैनिक रूप से दोनों एक समान सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन के अंदर विद्रोह पैदा हो गया है। तो ऐसा समझ लीजिए कि लड़ाई हुए बगैर मोदी ने एक ऐसा तीर छोड़ा है जिसकी वजह से चीनी सेना खुद हारने वाली है।